हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले 3 पार्ट जो पीवाईक्यू के अंदर 2022 के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे आज जो हमारा जो पार्ट होगा यहाँ पे ये होगा मिडिवल हिस्ट्री के संबंध में। और मिडिवल हिस्ट्री में आप जानते हैं कि इस वाले पेपर में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए। ये एवरेज जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में निकाल लिया गया, जो देखा गया कि मॉडर्न हिस्ट्री में 43-44 क्वेश्चन और मिडिवल हिस्ट्री में मात्र जो है 14 से 15 क्वेश्चन आपके आए थे। तो उन 14-15 क्वेश्चन को मैंने उसी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे आप मध्यकाल को पढ़ते हैं उसी अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट किया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन थे और उनका क्या आंसर उनका हो सकता था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए साबित होगा। स्टूडेंट, इसको इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करिएगा। और इसके साथ साथ में मैं एक दूसरी जो सीरीज अब स्टार्ट करूंगा वो ये है कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल में, एंशिएंट में अब पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आपने देखा होगा कि भगत सिंह, अरविंदो घोष या आप लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनके संबंध में, या कुछ महिलाएं ऐसी है जो चर्चित महिलाएं हैं, तो उनका एक स्पेशल वीडियो, सिंगल वीडियो में उनके बारे में चर्चा करूंगा। और कोहिनूर हीरे के बारे में शुरुआत से आखिर तक एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो देखिए आज का एक क्वेश्चन हमारा कैसा था और इस्लाम के उदय से लेकर और मुगल काल तक कितने क्वेश्चन हमारे आए थे, ये आज जान लीजिए। सबसे पहले हम इस्लाम का उत्कर्ष जब होता है तो आप सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप दाहिर की पराजय हुई। आप जानते हैं कि दाहिर को किसने हराया था? मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। लेकिन आप मोहम्मद बिन कासिम की बैकग्राउंड नहीं जानते, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन यहां पे हम देंगे। अल बावर्जी सिंध के खतरनाक समुद्री लुटेरे थे जो खलीफा की ओर जाने वाले जलपोतों को लूट लेते थे और बावर्जियों को दंडित करने में दाहिर असमर्थ था। यह भी बात आपकी सही है। अब ये इसका क्या आंसर हो सकता था और कैसे ये आंसर हो सकता था? पहली तो चीज यही जान लीजिए कि भाई जो एकदम क्वेश्चन का जो पर्सपेक्टिव था वो क्या है। इस्लाम का उत्कर्ष जो है अरब वाले क्षेत्र के अंदर हुआ था। जो आप मक्का और मदीना जो क्षेत्र है वहां पे इस्लाम का उत्कर्ष हुआ था। धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार होता गया, इधर सीरिया की तरफ, इधर ईरान की तरफ, इधर मिस्र की तरफ, लगातार एक विस्तार इस्लाम का हुआ। और आपने देखा कि इस्लाम के अंदर हमारा एक महत्वपूर्ण कबीला हुआ करता था, कुरैश कबीला। इस्लाम के अंदर एक महत्वपूर्ण कबीला हुआ करता था जिसको आप जानते हैं कुरैश कबीला के नाम से। उसी कुरैश कबीले में जो अपने हजरत मोहम्मद साहब है, इनका वहां पे जन्म हुआ है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। आप जानते हैं कि जो जहां पे इस्लाम का उदय हुआ, यानी कि अरब का जो क्षेत्र था वो बहुत ही कहने के मामले में अनफर्टाइल था, यानी कि अनुपजाऊ क्षेत्र था। यहाँ पे सिर्फ खजूर वगैरह यहाँ पे होते थे, या यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था का जो साधन था वो सिर्फ ऊंट वगैरह ही के माध्यम से वहां पे अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान ऊंट का वहां पे हुआ करता था। लेकिन आपने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बेसिकली जानना है कि क्या क्वेश्चन आपसे हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात कि बेसिक परिचय होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ। तो आप बोलोगे 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। अब आप इनसे इनके माता पिता कौन थे? तो आप बोलोगे पिता का नाम था अब्दुल्ला। पिता का नाम था अब्दुल्ला। माता का नाम क्या था? माता का नाम था अमीना। माता का नाम था अमीना। माता पिता की मृत्यु बहुत ही कम समय में हो जाती है, जब हजरत मोहम्मद साहब बहुत ही कम आयु के थे। उसके बाद में इनके जो दादा थे अब्दुल मुतालिब और जो चाचा थे अबू तालिब, अब्दुल मुतालिब और अबू तालिब के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। और चाचा के साथ में ये व्यापार में लगे बचपन से ही। फिर आपने देखा कि इनके जब ये व्यापार कर रहे थे तो एक महिला मिलती है जिनके साथ में इनकी शादी होती है। खदीजा नामक एक महिला थी। इनकी जो पत्नी बनती है उनका नाम था खदीजा। ये जो नाम है ना, अबू तालिब, अबू मुतालिब, खदीजा, अब्दुल्ला, अमीना, ये सब याद आपने रखने हैं। खदीजा कई सारे बेटे होते हैं, लेकिन बेटे अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक बेटी है जिनका नाम था फातिमा। एक बेटी होती है जिनका नाम था फातिमा। और फातिमा की शादी किसके साथ में होती है? फातिमा की शादी होती है अली के साथ में। यानी कि दामाद कौन बनता है? अली, जो कि इस्लाम के अंदर जो चौथे खलीफा के रूप में भी जानते हैं। चौथे खलीफा उसके रूप में भी आप जानते हैं। मैं मोहम्मद बिन कासिम पे ही इसको बात को लेके आऊंगा भाई, है ना। मोहम्मद बिन कासिम पे बात को लेके आनी है, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप जानते हैं कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध और
जैनिज्म महावीर स्वामी के बारे में कि ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो इनको भी जो खुदाई इल्हाम यानी कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो 40 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 40 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक गुफा थी हीरा नामक गुफा, उसमें इनकी वहां पे हुई। और पहली जो शिष्या थी वो इनकी पत्नी खदीजा ही इनकी पहली यहाँ पे शिष्या बनती है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है हिजरी सम्मत का, हिजरी सम्मत का एक क्वेश्चन आता है 622 ईस्वी में। क्या था ये हिजरी सम्मत? जैसे कि गुप्त सम्मत आपने देखा, शक सम्मत आपने देखा, या ये विक्रम संवत आपने देखा। तो हिजरी संवत 622 में जब लगातार वहां पे प्रसिद्धि मक्का के अंदर हजरत मोहम्मद साहब को मिली, तो ये मक्का छोड़कर मदीना की ओर गए। तो इस प्रस्थान को ही हिजरी संवत के रूप में जाना गया है, इस स्थानांतरण को ही हिजरी संवत के रूप में जाना गया है। ठीक है ना। आप आगे देखेंगे कि इनके जब इनको प्रसिद्धि मिली तो लगातार कई लड़ाइयां इनके साथ में हुई। तो शॉर्ट में बताता हूं थोड़ा ना। तो इनकी क्रोनोलॉजी लड़ाई की आपको पता होना चाहिए। एक बद्र की लड़ाई हुई थी 622 ईस्वी की, 23 ईस्वी में कुरैशों के बीच में मोहम्मद साहब की। इसके बाद में आपकी उहुद की लड़ाई थी। ये क्रोनोलॉजी आपको आनी चाहिए। बद्र की लड़ाई, उहुद की लड़ाई, या फिर खंदक की लड़ाई। बद्र, उहुद और ये खंदक की लड़ाई। ये खंदक की लड़ाई तो जो है एक संगठन के जब संगठन उन्होंने बना लिया था कुरैशियों ने, यहूदियों ने, और जो अपना बछुए थे उस संगठन के साथ में इनकी लड़ाई हुई थी। उस संगठन को आप ये बोलते हैं आप अजहब के नाम से, अजहब के नाम से आप इनको जानते हैं। तो बद्र, उहुद और खंदक, है ना। तो हिजरी सम्मत कब शुरू हुआ? 622 में हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि मक्का से मदीना हस्तांतरण इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा यहाँ पे किया गया। आप हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा को दी गई कुछ शिक्षाएं हैं, जैसे कि कलमा, जकात, नमाज, रमजान, हज। कलमा, जकात, नमाज, रमजान, हज, ये 5 प्रकार की शिक्षाएं आप हजरत मोहम्मद साहब के बारे में जानते हैं। फिर आपको अंदर की बातें, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट इस्लाम धर्म से संबंधित है वो तो नॉर्मली ये अपनी ये जो नमाज तो रेगुलर करता ही है, बट जो गैर इस्लाम है जिनको नहीं पता है कि भाई हाँ ये पता है कि नमाज 5 समय की नमाज होती है, इनको क्रोनोलॉजी के साथ आप ये भी क्रोनोलॉजी के साथ आपको आनी चाहिए कि भाई जो अर्ली मॉर्निंग में जो सुबह में होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फजीर। जो अर्ली मॉर्निंग में जो नमाज होती है उसको बोलते हैं फजीर। उसके बाद में जब दोपहर में जो नमाज होती है उसको बोलते हैं भाई जोहर। तो सबसे पहले फजीर, फिर जोहर, फिर दोपहर के बाद में आती है असिर। दोपहर के बाद में कौन सी नमाज आती है? असिर। और फिर जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के समय में मगरिब, और रात्रि के समय में कौन सी नमाज होती है? ईशा। रात्रि के समय में ईशा। तो ये पांचों आपको मतलब इसका पता होना चाहिए कि फजीर, जोहर, असिर, मगरिब और ईशा, है ना। तो जो गैर इस्लामिक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा अगर हो सकता है कि नहीं पता है तो आप कर लीजिए, हो सकता है कि आगे क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है। ये तो शिक्षाएं जो है हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई, कलमा, जकात, नमाज, रमजान, हज की शिक्षा दी गई। इसके बाद में जब इनकी मृत्यु, इनका कंप्लीट अपना हुआ 632 ईस्वी में शरीर, तो 4 खलीफाओं को आप जानते हैं। तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये भी एक क्रोनोलॉजी में आपको आना चाहिए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अली वही जो इनके दामाद थे, जो अली वही जो इनके दामाद थे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको बोला गया है, तो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक उमर को बोला गया, उमर को बोला गया। अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन से ऐसा खलीफा थे जिसने धन को एकत्रित किया है, तो आप बोलोगे धन को एकत्रित करने वाले खलीफा थे उस्मान, जिस पर भाई भतीजेवाद का आरोप लगा, जिस पर भाई भतीजेवाद का आरोप लगा। इसके बाद आप देखेंगे उमैयद वंश आता है। उमैयद वंश गद्दी, यहाँ पे लगभग 90 वर्षों तक उमैयद वंश का शासन रहता है इस्लाम के अंदर। उसके बाद में उमैयद के बाद में अब्बासी वंश आता है। उमैयद के बाद में अब्बासी वंश आता है। तो जब आप देखते हैं कि लगातार साम्राज्य विस्तार ये अपना कर रहे हैं, साम्राज्य विस्तार यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके पीछे कई सारे कारण थे, धार्मिक कारण भी थे, भारत के प्रति इनकी आर्थिक रूप से इनकी एक नजर भी थी। भारत बचपन से, मतलब भारत जो है शुरुआती समय से धनाढ्य एक देश रहा है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि एक जो कारण घटता है, कारण भी घटता है कि भाई अल बावर्दी सिंध के खतरनाक समुद्री लुटेरे थे, यहाँ पे जो राजा दाहिर हुआ करते थे ब्राह्मण, ये इनको रोक नहीं पाए। तो इस करके इन्होंने जो है एक बार लूट लिया था इनको, इनका जलपोतों को अरबों के। तो उसके कारण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका रीजन भी यहाँ पे सही है। तो ये एकदम सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? ए आंसर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए भाई, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए भाई कि क्या क्वेश्चन आपका था नेक्स्ट। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं स्क्रीन को। देखिए भाई कि कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महमूद गजनवी का सामना किया। अभी तक आपने क्या देखा
कि कश्मीर के अभियान सॉरी महमूद गजनवी के द्वारा भारत में जो 17 बार आक्रमण जो किया गया, उन 17 बार के आक्रमण का अभियान क्या था। यही अभियान आपसे जो है मोहम्मद बिन कासिम के भी पूछे जा सकते थे कि भाई देवल में अभियान किया, नीरून में अभियान किया, सेवान में अभियान किया, दाहिर पर आक्रमण किया, ब्राह्मणाबाद में अभियान किया, या फिर ब्राह्मणाबाद के बाद में अरोर, मुल्तान, ये क्रम जो है अभियानों का आपसे मोहम्मद बिन कासिम का भी पूछा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे आपकी बात आई है महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी के संबंध में भी आप जानते हैं कि 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया है। और तो उस समय में कश्मीर का शासक कौन हुआ करता था? तो कश्मीर का शासक हुआ करता था संग्राम राज। कश्मीर का शासक हुआ करता था संग्राम राज। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए जो पेशावर की जो लड़ाई लड़ी थी महमूद गजनवी के द्वारा, तो पेशावर की लड़ाई किसके साथ में हुई थी? तो आप बोलोगे ये हुई थी लड़ाई आनंद पाल के साथ में। ये हुई थी किसके साथ में भाई? आनंद पाल के साथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमारे शुरुआती समय में जो दूसरा आक्रमण हुआ था किसके साथ में हुआ था महमूद गजनवी का? तो आप बोलोगे जयपाल के साथ में। आप बोलोगे जयपाल के साथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सोमनाथ मंदिर की जो लूट हुई थी उस समय में जो है वहां के शासक कौन थे गुजरात में जो चालुक्य वंश था? तो आप बोलोगे भीम प्रथम। आप बोलोगे भीम प्रथम। तो समकालीन जो शासक है उस शासक के बारे में आपने जानना है कि कौन समकालीन शासक हमारा यहाँ पे हुआ करता था। तो लगातार अभियान 17 अभियान हुए, उनका एक क्रोनोलॉजी आप लोगों ने देख लेनी है। तो अगर महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे तो महमूद गजनवी की जो उपाधि थी, उपाधि वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले यामीन उद दौला। सबसे पहले उपाधि कौन सी थी? यामीन उद दौला। दूसरा अमीन उल मिल्लत। दूसरी उपाधि थी भाई अमीन उल मिल्लत। तीसरी उपाधि थी सुल्तान ए आजम। तीसरी उपाधि थी सुल्तान ए आजम। चौथी उपाधि थी इस्लाम का नायक। इस्लाम का नायक। और पांचवी जो उपाधि थी वो थी बुत सिकन। बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। छठी उपाधि थी गाजी। और उसके अलावा सिक्कों पर इनको महमूद नामक उपाधि से भी इनको अंकित किया गया था। तो कई सारी उपाधियां हैं, वो याद रखना आपने कि महमूद गजनवी के बारे में ये बातें बोली गई है। इनका जो जन्म है वो 971 में हुआ था, 971 में, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। पिता का नाम सुबुक्तगीन था, भाई का नाम इस्माइल था। भाई का नाम क्या था? इस्माइल था। और ये लगातार भारत में देखिए वो अपना इनका जो उद्देश्य था भारत में सिर्फ धन लूटना और यहाँ पे ऐसा साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। ये जो मुकाम हासिल किया आगे चलकर ये मोहम्मद गोरी के द्वारा। देखिए आप जानते हैं कि जो अपना मोहम्मद बिन कासिम थे उनका भी जो यहाँ पे परिणाम रहा वो एक क्षणिक रहा। उसके बाद में महमूद गजनवी और फिर लास्ट में मोहम्मद गोरी। तो आप आंसर जान चुके हैं भाई कि महमूद गजनवी का सामना किसने किया था? संग्राम राज ने। संग्राम राज ने। नेक्स्ट पे आप आइए। नेक्स्ट आप देखिए भाई कि यहाँ पे ये कुछ पुस्तकें दी गई है, उनके बारे में घटनाओं का वर्णन दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए भाई यहाँ पे एक दो नया हो सकता है आपके लिए, बट जो है आप इसको कैसे निकाल सकते थे मैं मान के चलता हूं। अगर देखिए सबसे पहले अगर आप इसको तबकात नासरी से मानते, क्योंकि तबकात नासरी तो आप नॉर्मली पढ़ते ही है कि मीनाद सिराज के संबंध में है तबकात नासरी। और इल्तुतमिश के समय में मीनाद सिराज आते हैं जब कुबाचा का पतन वो करते हैं और उसके बाद में अपनी पुस्तक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित करते हैं। तो इल्तुतमिश के बाद और नसरुद्दीन महमूद के बीच में रजिया सुल्तान भी आती है और रजिया सुल्तान के बारे में मीनाद सिराज वर्णन करता है। तो रजिया का महिला होना बताता है कि भाई वो सक्षम थी बट उसका महिला होना ही उसका अपराध था। तो सिर्फ इससे एक ही ऑप्शन कटता है और ऑप्शन नंबर 1 कटता है, अदरवाइज तीनों ऑप्शन में जो है 2 दिया गया है। लेकिन अब आप आगे देखिए, ये तो तबकात नासरी से आपको पता चला। इसके अलावा आप देखेंगे मुरूज उल जहाब अल मसूदी से संबंधित है। मुरूज उल जहाब अल मसूदी के संबंध में है और अल मसूदी ने भारत के बल्लारा राजा के रूप में राष्ट्रकूट की मानता, यानी कि भारत के बारे में या दूसरी कंट्रियों के बारे में भी अल मसूदी जो वर्णन करते हैं ये आपका इनका स्रोत आपका आएगा। और इसके अलावा अगर आप बात करें किताब फुतुलाल बुल्दान, किताब फुतुलाल बुल्दान अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण, यानी कि 712 में अरबों के द्वारा जो सिंध पे आक्रमण किया गया उसकी जो जानकारी है वो किताब फुतुलाल बुल्दान के अंदर मिलती है। जो ये 712 कासिम वाला है ना। और तजातु ले अमसरवा तरीक उल असर, यानी कि असुओं को भूने जो मक्खन और गाय को दूध देने का भारतीय प्रथा थी, है ना। थोड़ा सा नया है बट याद कर लेना भाई, हो सकता है आगे भी रिपीट हो जाए, ठीक है ना। आपने कर लेना है इसको। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा आपका 3rd भाई, आंसर आएगा 3rd। ओके नेक्स्ट आप देखिए।
नेक्स्ट आप आंसर देखिए कि भाई हमारे यहाँ पे लेखक दिए गए हैं और इनकी कृति दी गई है। लेखक दिए गए हैं, कृति दी गई है। हुसैन अली शाह फुरसी, बर्नी, मुस्तैद खान, मिर्जा नाथन। ठीक है, तो मुस्तैद खान मासिर आलमगीरी। मुस्तैद खान आप जानते हैं औरंगजेब के समय में जब आप मासिर आलमगीरी पढ़ते हैं तो ये औरंगजेब के संबंध में था। तो हालांकि यहाँ पे वो दिया गया है, इसके ऑप्शंस थे नीचे, ऑप्शन कट गए हैं क्वेश्चन में, बट वो आप मैचिंग में ऑप्शन लगाने थे आपको, है ना। तो मुस्तैद खान मासिर आलमगीरी। अगर बर्नी की बात करें तो सनाए मोहम्मदी, और मिर्जा नाथन की बात करें तो बारिस्तान, और ये हुसैन अली शाह फुरसी की बात करें तो निस्बतनामा ए सहरयारी, निस्बतनामा ए सहरयारी। ये मैचिंग का क्वेश्चन था, नीचे इसकी मैचिंग थी वो कट गई है इसमें, तो आपने इसको ही मैच कर लेना है कि मुस्तैद खान मासिर आलमगीरी। तो हो सकता है आपको कंप्लीट ना पता हो, लेकिन इससे आपको जो है एक बार बारीक तरीके से देखना है। देखिए दिल्ली सल्तनत से, मुगल काल से, सोर्सेस से ही क्वेश्चन लगभग बने थे। 14-15 क्वेश्चन में भी ज्यादातर क्वेश्चन सोर्स के संबंध में ही आपके आए थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राजधानी परिवर्तन के संबंध में कि बर्नी द्वारा तारीख फिरोज शाही में दी गई मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही क्रम को चिन्हित कीजिए। सही क्रम को चिन्हित कीजिए। अब आप देखिए इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक का काल जो है प्रयोगों का काल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि भाई दोआब के अंदर कर वृद्धि की गई, दोआब के अंदर कर वृद्धि इनके द्वारा की गई। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये रहा, अगर थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेनेशन भी आपको दूं यहाँ, दुष्परिणाम ये रहा कि कर वृद्धि तो कर दी, लेकिन वहां पे भूमि की जांच नहीं की कि भूमि किस प्रकार की है, या वहां पे जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं वो अधिकारी करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहां पे इन्होंने जो है एक विभाग भी स्थापित कर दिया, दीवान अमीर को ही, लेकिन विभाग भी स्थापित कर दिया, लेकिन उसकी एक सत्यता ये नहीं जान पाए कि भाई यहाँ पे अधिकारी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ये कार्य इनसे लेना है, या किसानों को तकावी ऋण देना शुरू कर दिया। तकावी ऋण यानी कि पहले ही जो एडवांस जो ऋण दे देते हैं, आज भी जो केसीसी हमारी होती है, तो यानी कि अब आप देखिए कि किसान को अगर इन्होंने तकावी ऋण देना शुरू किया तो वो पैसा इन्होंने जो है किसानों ने जो है अपनी खेती में तो बढ़ाया, खेती में तो नहीं लगाया, वो अपने यूज में उसका प्रयोग किया। तो एज इट इज ऐसा तो कार्य नहीं इनके द्वारा किया गया जैसे आगे फिरोज तुगलक के द्वारा भाई सिंचाई में प्रयोग किया गया, नहरों का शुरुआत उनके द्वारा बड़े लेवल पे की गई। तो सबसे पहला दोआब में कर वृद्धि, यानी कि दोआब में कर वृद्धि लेकिन योजना असफल। तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहला आएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में जब ऑप्शन नंबर 3 के बाद में आप देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन होगा राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, अब राजधानी के बारे में देखिए भाई, इनकी योजना कोई गलत योजना नहीं थी राजधानी परिवर्तन करना, ये निर्णय गलत नहीं था, लेकिन आकलन गलत था। कैसे गलत था? अब आप जानते हैं कि भाई अभी इनसे पहले तक जो है दिल्ली सल्तनत में उत्तर भारत के शासकों का राज्य, उत्तर भारत में ही शासकों का शासन हुआ करता था। ये पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और दक्षिण भारत पर पहली बार किसी शासक ने दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल डायरेक्ट रूप से कंट्रोल इनके द्वारा किया गया। उत्तर भारत में एक समन्वय स्थापित मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि राजधानी तो परिवर्तित कर दी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी के अंदर, लेकिन वहां पे कंप्लीट जो आप एक देखते हैं कि भाई पानी की जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, उस चीज की जानकारी इनको नहीं थी, है ना। यानी कि वहां पे वो चीजें सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो वापस दोबारा फिर राजधानी इनको वापस दिल्ली लेना पड़ा। और राजधानी के संबंध में जानकारी इनके बारे में बहुत सारे, यानी कि इसामी देता है, बर्नी देता है, इब्न बतूता देता है। देखिए आप एक चीज जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का जो इतिहास है वो आप इन तीनों इतिहासकारों के द्वारा कहीं ना कहीं जो एक छाप जो पड़ती है, इन तीनों इतिहासकार के द्वारा वर्णित इतिहासकार है। चाहे बर्नी की बात करेंगे तो आलोचनात्मक रूप है, चाहे इसामी की बात करेंगे क्योंकि इस यात्रा में जो है राजधानी परिवर्तन हुई थी तो इनके दादा की मृत्यु हो गई थी, तो एक आलोचनात्मक वर्णन मिलता है, वो वर्णन करते हैं। इब्न बतूता जो एक विदेशी यात्री था जो वापस इनके दरबार में नहीं आया, जब इनके पहले समय में था, जब इन्होंने चीन भेजा था उसके बाद वापस नहीं आया, तो उन्होंने भी एक खुले तौर पर इनकी आलोचना वहां पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले राजधानी कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन। तीसरी आप देखिए टोकन मुद्रा। टोकन मुद्रा आप जानते हैं कि ये एक ऐसा शासक था, इंपीरियलिस्ट शासक था, एक प्रकार का साम्राज्यवादी शासक था। यानी कि साम्राज्यवादी शासक से आप कैसे बोल सकते हैं कि ये
बर्नी ने इनके बारे में एक स्टेटमेंट बोली है कि एक ऐसे शासक अगर ये पूरे विश्व को जीत लेना, ये पूरे संसार को अगर जीत लेना, इनके उसके बाद भी बोला जाए कि भाई यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसको जीतना है, ये अपनी सेना लेके वहीं पे चल सकता है। इनके बारे में ऐसे स्टेटमेंट बोली गई है। तो मध्य एशिया को जीतना चाहता था, मध्य एशिया में चांदी की कमी हुई थी, तो ये चांदी को सुरक्षित रखना चाहता था। चांदी की जगह पे एक मिश्रित सिक्का तांबे का वहां पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन उसका भी फायदा उठाया गया लोगों के द्वारा। अपने सभी घरों में टकसाल हो गई, नकली जो है, जो अमीर धन है लोग, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और फिर वापस इस योजना को वापस लेना पड़ा, ये जो टोकन मुद्रा वाला है। इसके बाद आप खुरासान का अभियान देखते हैं कि पहली बार किसी सुल्तान के समय में आप देखेंगे जो अपनी सेना को खुद मरने के लिए बाद में विवश करता है। कैसे कि पहले तो खुरासान अभियान के लिए इन्होंने एक डील की थी एक शासक के साथ में मिलकर, लेकिन वो वहां पे वो डील कंप्लीट नहीं हो पाई, वहां पे शासक चेंज हो गया। अब जो लाखों में जो सैनिक इन्होंने इकट्ठे किए थे, जिनका वेतन ये दे रहे थे, जिनका खर्च ये उठा रहे थे, अब उनका सैनिकों को क्या करना जब अभियान ही असफल हो गया, वो तो अभियान ही नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर उसके बाद में कराचिल में अपना ये जो है कराचिल के अंदर इन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, जहां पे बहुत ठंड कड़ाके की ठंड जो है हिमाचल पहाड़ी एरिया में भेजा, मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, कि इनसे अच्छा भाई अब पे भी करना पड़ेगा। तो ये राजधानी परिवर्तन वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले आप 3, 2, 4, 1, 5 बी आंसर आपका है, आपका समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए भाई कि अपनी प्रतिष्ठा के पतन को वर्णित करती निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी? आरंभ में ईश्वर ने मुझे सम्मानित किया और जीवन के अंत में मुझे अपमानित कर दिया। मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं आता होगा। आप जानते हैं जियाउद्दीन बर्नी का अंतिम समय कैसे बीता? जेल के अंदर बीता ना। बताया कि मरते समय कफन भी प्राप्त नहीं हुआ, मरते समय कफन भी प्राप्त नहीं हुआ। फिरोज तुगलक के समय में इनकी मृत्यु हुई थी 1356-57 में, और अपनी पुस्तक भी इन्होंने फिरोज तुगलक को समर्पित की थी। देखिए जियाउद्दीन जो बर्नी जो लेखक थे ना, इनकी जो विचारधारा थी वो विचारधारा थी धार्मिक मामले में। इनकी राजस्व को लेकर कोई विचारधारा नहीं थी, या ऐसे कुछ मामले इनको नहीं मिलते। ये उन चीजों को सुनना पसंद करते हैं, उन पर बातें करना पसंद करते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की काल में बोलते हैं कि भाई जो हिंदू जमींदार जो हुआ करते थे, उनकी जो पत्नियां हैं वो मुसलमानों के घरों में जो है बर्तन साफ करती है, उनके घरों में काम करती है। तो इन बातों पे ज्यादा इंटरेस्ट इनका रहता था। तो इनके संबंध में इन्होंने बोला है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने दरबार में बहुत सारे गैर मुस्लिमों को शासन में भागीदार बनाया, निम्न जातीय लोगों को शासन के अंदर भागीदार बनाया। तो आलोचना वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक की करते हैं। तो ये बोलते हैं आरंभ में ईश्वर ने बहुत सम्मानित किया, जीवन में अपमानित होना पड़ा, है ना। तो आप एक काम करना, जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में जितने भी स्रोत है वो स्रोत आप कमेंट में आपने लिखना है। जियाउद्दीन बर्नी के संबंध में जितने स्रोत है वो स्रोत आपने कमेंट में आंसर करने हैं। ओके, तो राइट आंसर जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट आप देखिए भाई, नेक्स्ट आप देखिए कि दक्षिण भारत में स्त्री शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किसका कथन है कि हनोर में मैंने 13 स्कूल लड़कियों एवं 23 स्कूल लड़कों के निर्देश के लिए देखे। ऐसी चीजें मैंने इसके अलावा कहीं नहीं देखी। ऐसी चीजें मैंने इसके अलावा कहीं नहीं देखी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या बात बोली गई है, किसने बोली है बात? इब्न बतूता, बारबोसा, अब्दुल रज्जाक। देखिए ये बात जो आप निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, निकिटिन, बारबोसा, डोमिंगो पायस, सीजर फ्रेडरिक, है ना, ये जो है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में। लेकिन ये जो बातें बोली, ये बातें बोली इब्न बतूता ने। किसने बोली भाई? इब्न बतूता, मोरक्को का जो यात्री था, जो जिसने उस समय में मध्यकालीन यात्रा में सबसे बड़ा जो यात्री था, जिन्होंने भारत के बारे में विशद रूप से वर्णन किया। ऐसा नहीं कि शासकों के बारे में वर्णन किया है, भारत की प्रकृति, भारत की जलवायु, भारत का खान पान, इन चीजों में के बारे में भी जो है इब्न बतूता ने वर्णन किया है अपनी पुस्तक किताबुल रेहला में। किताबुल रेहला में आप बात बताइए, किताबुल रेहला कौन सी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी? किताबुल रेहला कौन सी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी, बताइएगा भाई। नेक्स्ट, कोहिनूर एरिया पे कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा भाई, 30 मिनट की, 25 मिनट की, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा आ सकता है। इसका इतिहास पूरा एक इतिहास है और बुक में बहुत शॉर्ट दिया गया है, तो मैं बनाऊंगा इसके एक वीडियो, है ना, कि किस निम्नलिखित राजवंश ने कोहिनूर हीरा को प्रथमतः एक मंदिर में प्रतिष्ठापित किया। ये तो आप सीधा सीधा जान लीजिए, काकतीय राजवंश में। काकतीय राजवंश में अलाउद्दीन खिलजी के समय में वो वाली घटना है। तो आप जानते हैं कि काकतीय राजवंश में बहुत सारों ने होयसल पांडे लगाया। तो बेसिक क्वेश्चन था भाई आपका। एक क्वेश्चन ये देखिए भाई, बहलोल लोधी के बारे में आया था आपसे क्वेश्चन, और मैं नहीं मानता कि इस क्वेश्चन को किसी ने गलत किया होगा। इस क्वेश्चन ने अगर थोड़ा भी बहलोल लोधी के बारे में कोई जानता है, तो बहलोल लोधी के बारे में अगर कोई जानता है तो इस क्वेश्चन को सही ही किया होगा। कैसे? आप जानते हैं कि बहलोल लोधी का शासन पीरियड जब शुरू हुआ, यानी कि 1451 के अंदर जब लोधी टाइम पीरियड शुरू हुआ, तो आप एक चीज देखते हैं कि उस समय साम्राज्य जो है दिल्ली सल्तनत का दिल्ली से पालम तक था। ये बात बोली गई थी अंतिम तुगलक शासकों के समय में।
कि दिल्ली से पालम तक था। और आगे आपने देखा कि सैयद वंशों का शासनकाल रहा, बहुत ही कोई ज्यादा विशेष योगदान सैयदों का वंश का शासकों का यहाँ पे नहीं रहा। 4 शासक रहे थे, खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, और उसके बाद में ये लोधी साम्राज्य बैलोर लोधी के द्वारा स्थापित किया गया। अब इतना साम्राज्य जो इसको उस प्रकार से, जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने, जिस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक ने स्थापित किया, ऐसे तो ये नहीं कर सकते थे। साम्राज्य सिकुड़न थी और उसके बाद में इतना कठोर रूप से, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो अफगान भ्रातृत्व का नारा दिया, यानी कि बोला हम सब एक है, मतलब भाई भाई है, उनमें ये नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं ऋग्वेदिक काल में कबीलाई समूह वहां पे आप देखते थे कि आप सब में से मैं भी एक ही उनमें से हूं। नीचे बैठता था कालीन पे और बताता था कि हम सभी खुदा के बंदे हैं, और ये सब चीजें बिल्कुल बराबर हकदार उनको बनाया। लेकिन जैसे इनका बेटा आगे गद्दी पर बैठते हैं सिकंदर लोधी, इस नीति को सिकंदर लोधी के द्वारा तुरंत जो है त्याग दिया गया। ठीक है ना। तो पहली बात तो यह है कि कभी भी इसने दिल्ली सल्तनत सरकी साम्राज्य को जीता जरूर था इन्होंने। देखिए सरकी साम्राज्य जौनपुर के अंदर जो था, जीता जरूर था इन्होंने वहां पे, जो है हुसैन शाह सरकी से जोनतिम शासक थे, लेकिन दिल्ली साम्राज्य में नहीं मिला। दिल्ली साम्राज्य में मिलाने वाले सुल्तान कौन थे? वो थे सिकंदर लोधी। दिल्ली साम्राज्य में मिलाने वाले सुल्तान सिकंदर लोधी थे। ठीक है। चल दूसरी बात देखिए कि भाई अपनी सर्वोच्चता पर बल देने के लिए बैलोर ने अपने शासनकाल के अंत में पैबोस की शुरुआत की। देखिए सिजदा और पैबोस ये अभिवादन करने की एक तरीका होता था जिसकी शुरुआत जो है बलबन के द्वारा की गई थी। अब आप जानते हैं कि ऐसा जब ये आपसी भाईचारा मानते थे, भाई इनमें तो कोई वो तो था नहीं, बलबन तो जो है अपना सिंहासन जो है ऊंचे उस पर होता था, उनके नीचे दरबार में मतलब बैठने तक की अनुमति नहीं थी, खड़े होकर ही वो वहां पे अभिवादन ये करते थे, या पैबोस सीधा लौट कर ही अभिवादन करते थे। तो ऐसा बैलोर लोधी के समय में तो आप जान ही नहीं सकते। तो तीसरा तो ऑप्शन आपको हो गई नहीं, तीसरा तो हो गई नहीं। और इन्होंने जो है सूरी साम्राज्य के प्रति एकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई है, बिल्कुल गलत। सूरी साम्राज्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती यहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ जो आंसर होगा वो 1 और 2 आंसर यहाँ पे आपका होगा। नेक्स्ट आप देखिए, ये महिलाओं के संबंध में कुछ प्राचीन काल की महिलाएं, कुछ आधुनिक भारत की। तो कहां है हार्ड भाई, हार्ड क्वेश्चन कहां है यार? इतना तो आप 60 क्वेश्चन इसमें से बड़े आराम से ला सकते थे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। अगर आप देखोगे इसको नैनिका वही है, नैनिका यानी कि जब आप सातवाहन साम्राज्य को देखते हैं, तो मैंने इसमें मिडाइवल में ले लिया इस क्वेश्चन को, रुद्रम्मा देवी को मिडाइवल में पढ़ते हैं। तो नैनिका सातवाहन साम्राज्य, अगर आपको पता हो, सातवाहन में आपने पढ़ा नहीं, नागानिका का नाना घाटा विलय वही है ये। ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं कि प्रभावती गुप्त को देखते हैं, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक से प्रभावती गुप्त। ठीक है। यानी सातवाहन के बाद में गुप्त साम्राज्य आया। उसके बाद में जब आप इसको देखते हैं, इसके बाद में आप देखते हैं रानी दिद्दा को कश्मीर के संबंध में, बताओ आप देखते नहीं क्या। उसके बाद में अक्का देवी जो शैव धर्म को मानने वाली थी, जो शिव जी की भगत थी, इसको देखते हैं। और लास्ट में काकतीय राजवंश में रुद्रम्मा देवी को देखते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आपकी महिलाओं के संबंध में थी, 1 3 2 5 4। ठीक है ना। देखिए ध्यान से पढ़ा करें भैया ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है आयोग के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था। ये स्थापत्य को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं भाई। जो क्षेत्रकालीन जो स्थापत्य है, जो ये लगभग 4 गोल गुम्बद को देखेंगे, मैतार महल को देखेंगे, इब्राहिम रोजा को देखेंगे। ये इब्राहिम रोजा आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है। ये गोल गुम्बद भी बीजापुर आदिल शाह साम्राज्य के द्वारा, ये भी आदिल शाह साम्राज्य के द्वारा। तो इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा भी ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट आप देखिए, उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की। उस संत का देखिए, संत 2 प्रकार के होते थे, आपने मध्यकाल में देखा। एक जो भक्ति मार्ग में एक सगुण प्रकार से, एक निर्गुण। निर्गुण यानी कि जो सिर्फ नाम की चर्चा करते थे, गुण और रूप की चर्चा नहीं करते थे। और जो सगुण थे वो नाम की भी चर्चा करते थे, गुण की भी चर्चा करते थे, रूप की भी चर्चा करते थे। देखिए जो ये हमारे निर्गुण जो भक्ति संत थे, ये निम्न जाति से लगभग आते थे। इन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने बोला कि जात पात मत पूछे किसी से किसी की, जात पात ही मत पूछिए। कबीर के द्वारा ये स्टेटमेंट मिलती है। और कबीर के जो अनुयायी थे वो थे दादू दयाल, अकबर के समकालीन थे। अकबर बहुत ज्यादा सम्मान करता था। इन्हीं के समय में खड़ी बोली, ये मुक्तकों की रचना यहाँ पे हुई है। तो कबीर, गुरु नानक, ये जो आप देखते हैं, ये सब जो है निर्गुण भक्ति निर्गुण संत हुआ करते थे। इसी प्रकार से सगुण हुआ करते थे। सगुण भक्ति संतों में दास भाव आप देखते हैं, प्रेम भाव आप देखते हैं मीराबाई का, दास भाव तुलसीदास का, या आप देखते हैं ये मित्र भाव जो है आप सूरदास का देखते हैं। तो आपको सभी की इनकी सूरदास की रचनाएं, तुलसीदास की रचनाएं, या नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई की रचना, ये सभी की रचनाएं आपको आनी चाहिए। क्रोनोलॉजी आपको आनी चाहिए। वैष्णव को मानते थे, शैव को मानते थे, किसको मानते थे, राम को कौन मानता था, इनको
श्री कृष्ण जी को कौन मानता था, ये चीजें, ठीक है। दादू दयाल इसका आंसर है, दादू दयाल। नेक्स्ट, मनसबदारों में निम्नलिखित में मशरूत कंडीशनल सिस्टम औरंगजेब के समय में, मशरूत कंडीशनल सिस्टम, ठीक है ना, मनसबदार के बारे में डिटेल में आएगा। नेक्स्ट आप देखिए भाई, नेक्स्ट आप देखिए कि मुगलों के शासनकाल में पेंटिंग, भाई शासक वर्ग में मुगलों से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। शासक वर्ग में मुगलों से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। एक क्वेश्चन ये इनके पेंटिंग के बारे में, और ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन आपसे आया था, सीधा सीधा नहीं आया था, जैसे अक्सर पेंटिंग में पूछा जाता है ना कि सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ऐसा आपसे नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई इसमें सबसे, हाँ इसको आप देखिए इस क्वेश्चन को कि कैसे, हाँ देखिए भाई बताइए इसकी क्या, इसका होना चाहिए आंसर, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका होना चाहिए। राजकुमार का जन्म मुजम्मिल जादूगर के रूप में अकबर ने बाग की हत्या की, या ट्री हाउस में अनवरी एवं उनके साथी इनायत खान की मृत्यु, इनायत खान की मृत्यु, बताइए। इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भाई बहुत ही डिटेल में देना पड़ेगा, ऊपरी ऊपरी तो क्या फायदा अभी इसका उसके बारे में बता के, बहुत ही अंदर से अच्छा क्वेश्चन बनाता है। तो ये आपके 14 क्वेश्चन थे भाई मध्यकाल भारत में, सीधे सीधी बात ये थी। आप लगभग है कि 7, 8, 9 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, 9 क्वेश्चन के करीब, और 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे जिनमें थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे यूज हो रहा था भाई। और आप मेहनत करते रहिए लगातार, इन 40 दिन में आप पेपर अपना निकाल सकते हैं। जो आगामी 40 दिन की तैयारी कर रहे हैं या कोई जून के लिए तैयारी कर रहा है 2023 के अंदर, तो है निकल सकता है आपका पेपर, ठीक है दोस्तों। आगे मैं प्राचीन काल का एक्सप्लेनेशन आपको लाके दूंगा, और उसके बाद में फिर ये जो पर्सनैलिटीज पे मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है भाई। ओके, थैंक्स।